टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ द सिलेबस कवरेज, जो हमारा फर्स्ट राउंड है न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट नंबर 16 का आज तीसरा और आखिरी लेक्चर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये आखिरी यूनिट है, तो आज के कंटेंट्स में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज ये कैसे होता है। इसके अलावा दो बेसिक फिनोमेनाज हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसके बाद कुछ हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और फिर उनके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। तो स्टूडेंट, जब हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, लाइक ये मैंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा, इसमें नॉर्मली होता क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल इंसिडेंट करते हैं आप एक पेरेंट न्यूक्लियस पर, और उससे एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है और कुछ फ्रेगमेंट्स एमिट होते हैं। लाइक अगर आप अल्फा पार्टिकल को जो है वो नाइट्रोजन पर हिट करते हैं तो फिर ऑक्सीजन मिलता है और प्रोटॉन। तो ये एक मैंने जो इक्वेशन लिखी है, ये सिर्फ एक इक्वेशन के लिखने से ही न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो जाता। देयर आर सम सर्टेन लॉज जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के पूरा होने के लिए जरूरी होते हैं, और जब तक वो लॉज पूरे नहीं होंगे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा। उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन है, एंड सो ऑन। लेकिन आपकी बुक में कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम वगैरह कहा गया, तो उन्हीं को देखेंगे। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन में चार्ज नंबर और मास नंबर बैलेंस है। चार्ज नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस को। तो यहाँ पर देखिए 7 + 2 9, 8 + 1 9, तो इसका मतलब है चार्ज नंबर के लिहाज से तो ये इक्वेशन बैलेंस है। फिर हमने ये देखना है कि ये मास नंबर के लिहाज से बैलेंस है, तो 14 + 4 18, 17 + 1 18, तो ये उसके लिहाज से भी बैलेंस है। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करें, तो अगर आप इन दोनों के मास को ऐड करें तो इट विल बी 18.0057 U, राइट। और अगर आप इनके मास को ऐड करें तो ये आता है जी 18.0069 U। ये आपकी बुक में भी कैलकुलेशन हुई है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास कम है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मास जो है वो ज़्यादा है। और अगर आप ये डिफरेंस इन मास लें तो ये डिफरेंस इन मास बनता है 18.0069 U माइनस 18.0057 U, और ये जो डिफरेंस इन मास है ये बनता है 0.0012 U। तो स्टूडेंट, ये जो डिफरेंस इन मास है अब इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर रिएक्टेंट्स का मास कम है तो प्रोडक्ट का मास ज़्यादा कैसे हो गया? और क्या ऐसे ही ये रिएक्शन हो सकता है कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को जस्ट बम्बार्ड करते हैं 7 and 14 पर, तो क्या ये रिएक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ये जो मास की कंपनसेशन है ये एनर्जी के थ्रू होगी, और ये कैसे होगी? फॉर एग्जांपल आप जानते हैं E = mc², और अगर हमने इस इतने मास की एनर्जी बनानी है तो हम क्या करेंगे? 0.0012, और एक यू में कितने आपको पता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो ये एनर्जी आ जाएगी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाला न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल है, इसके पास कम से कम 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के होने चाहिए। अगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कभी भी फुलफिल नहीं होगा। फिर हमें कोई ऐसा सोर्स देखना पड़ेगा कि जिस सोर्स के थ्रू निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम से कम इतनी हो। पोलोनियम सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल निकलता है उसकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो अल्फा पार्टिकल को हम यहाँ पे बम्बार्ड करेंगे तो फिर कहीं जाके ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। सो इस इक्वेशन से हमें समझ आती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास कैसे अप्लाई होता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी देखिए कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि अगर ये रिएक्टेंट्स मिलकर ये प्रोडक्ट बना सकते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलकर ये रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। सो कुछ कंजर्वेशन ऑफ लॉज देख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द लीनियर और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि जो एक्सटर्नल मोमेंटम में जो कोई भी एक्सटर्नल मोमेंटम है वो ऐड नहीं होगा। रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन। टर्म Q इज एडेड टू बैलेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हम जब Q को ऐड करते हैं लास्ट में तो उससे फिर जो टोटल एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, लाइक जिस तरह से हम फिशन रिएक्शन में करेंगे भी आप देखेंगे। सो ये वो एग्जांपल है जो भी हमने डिस्कस की थी। कुछ कंजर्वेशन के क्वेश्चन देख लीजिए कि इन द रिएक्शन दिस व्हाट इज x, तो x क्या होना चाहिए? ये रहा x। तो देखिए मास नंबर 24 + 4 है 28, राइट। तो 24 + 4 28 है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? यहाँ पे 27 लिखा होना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन मास नंबर के लिहाज से बैलेंस होनी चाहिए। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन आंसर बीटा। एक और देखिए कि इन द न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली, मोमेंटम ओनली, एनर्जी ओनली, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का पहला टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। और अब जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की टाइप है और वो है न्यूक्लियर फिशन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको याद होगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमने पढ़ी थी, रफली हमने उसको देखा था, ये उसकी पीक्स हैं और फिर कुछ पार्ट के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है और फिर उसमें एक डिप आता है। और हमने कहा था कि ऐसे न्यूक्लियर जिनका एटॉमिक नंबर 210 से जो है वो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा, मास नंबर 210 से ज़्यादा होगा, तो फिर उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। या फिर उनको स्टेबल करने का एक और तरीका है कि आप उन पर कोई पार्टिकल की, कोई प्रोजेक्टाइल की बम्बार्डमेंट कीजिए और उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ दीजिए, तो फिर उससे क्या होगा? दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड द फिशन रिएक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मास, इनका मास कंपेरेबल हो। और ये जो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे ना, ये लाइटर न्यूक्लियाई इस रेंज में आएंगे, ये जो मिडिल साइज रेंज है इसमें आएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन का बेसिकली मकसद ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी था। तो जो प्रोडक्ट्स होंगी लाइटर न्यूक्लियाई वाली, दे विल लाई इन द मिडिल साइज रीजन। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस ऑफ कंपेरेबल मास आफ्टर द बम्बार्डमेंट विद एन एनर्जेटिक पार्टिकल विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होती है, उसको फिशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ दिस फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिशन वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ओटो हॉर्न एंड फर्स्ट स्ट्रासमैन एंड वाज एक्सप्लेन्ड बाय नीबोहर एंड जे.ए. व्हीलर ऑन द बेसिस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये आपके स्कोप से बाहर की चीज़ है। न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए डिफरेंट न्यूक्लियर मॉडल्स, जिस तरह से आप एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यू यूज बोहर एटॉमिक मॉडल या अदर फोर एटॉमिक मॉडल, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सो हियर वी हैव एन इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियर फिशन कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आता है और बम्बार्ड होता है यूरेनियम 235 पर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है जी? एक कंपाउंड न्यूक्लियस बोलता है और ये बनता है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। और जब फिर ये न्यूक्लियस टूटता है तो हमारे पास बेरियम बनता है, हमारे पास क्रिप्टॉन बनता है जी, और 3 न्यूट्रॉन
एवरेज 2.5 एमिट होते हैं, उसको 3 लिखते हैं, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन होते हैं, ये जो इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में हासिल होते हैं हमें, दे लाई इन द मिडिल साइज न्यूक्लियर रेंज, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, और ये 235 यहाँ लाई करता है। तो इट मीन्स के वंस अगेन ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है, दे आर हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, राइट। और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये नंबर याद रखिएगा, द एनर्जी रिलीज इन फिशन ऑफ यूरेनियम 235 इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे पर न्यूक्लियन में तो 200 को डिवाइड कर दें 235 से, यानी कि 200 अगर आपने निकालना है एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन तो आप क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 235 से, जो कि मैथ नंबर है, तो इस 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी रिलीज होगी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूरेनियम न्यूक्लियस टूटता है तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। तो बाय फिशन ऑफ यूरेनियम 235 ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर लाइब्रेटेड। दीज न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स। और इनको स्लो करने के लिए हमें फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है इनको स्लो करने के लिए हमें मॉडरेटर चाहिए होता है, अदरवाइज दे हैव द एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ईच। सो जो यूरेनियम 235 है इसकी फिशन होती है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, और उसकी एक रीज़न है। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो ओवरऑल यूरेनियम का सैंपल होता है उसमें यूरेनियम 235 की मिकदार जो है वो 0.7% से भी कम होती है। बाकी जो है वो यूरेनियम के दूसरे आइसोटोप होते हैं, यानी कि अगर आपको 1000 यूरेनियम के एटम मिले ना तो उनमें से सिर्फ 7 एटम जो है या इससे भी शायद कम यूरेनियम 235 के होंगे। सो फिर हम 235 की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम करते हैं। इनरिच यूरेनियम का मतलब ये होता है कि इनरिच यूरेनियम वो यूरेनियम है जिसमें 235 के एटम की तादाद 0.7% से बढ़ के कुछ हो जाएगी। अब ये हाईली अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू यूरेनियम 238, बिकॉज उसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसमें ये ऑड का सिलसिला भी होता है मैथ नंबर का। सो बिकॉज ऑफ द ऑड फैक्टर ये न्यूक्लियस है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और इसको टूटने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए इंपैक्ट चाहिए होता है। ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं या थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी इज अबाउट 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन इनकी ज़्यादा होती है। सो दैट इज व्हाई यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड बाय द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। द मास ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस मस्ट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द masses ऑफ द फिशन प्रोडक्ट्स। इसका जो मास है कंपाउंड न्यूक्लियस का इनके मास के सम से ज़्यादा होगा, राइट। और बाकी फिर जो डिफरेंस है वो एनर्जी के तौर पर रिलीज होगा। नाउ इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ईच फिशन ऑफ यूरेनियम द 2 फ्रेगमेंट्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन्स आर फॉर्म्ड। जरूरी नहीं है कि जब भी यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करेंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से तो बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने। हाँ, ये जरूरी है कि जो भी यहाँ बनेंगे दे विल लाई इन दिस रीजन, वो मिडिल साइज रेंज में आएंगे नंबर 1, और नंबर 2 दे विल बी स्टेबल एज कंपेयर टू यूरेनियम 235, बट दे मे बी एनी स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ द मिडिल वेट एटम्स। मिडिल साइज न्यूक्लियाई के कुछ स्टेबल आइसोटोप्स हो सकते हैं। सो द न्यूट्रॉन्स रिलीज ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए कि ऐसे न्यूट्रॉन्स जो ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन रिलीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रैगमेंट। जो हम कहते हैं ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है, इसमें से जो मोस्टली है वो फिशन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर रिलीज होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि फर्स्ट कीजिए ये एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस था और इसको आके हिट किया एक न्यूट्रॉन ने, तो फिर क्या बना, हमारे पास कितने न्यूट्रॉन एमिट हुए, हमारे पास 3 न्यूट्रॉन एमिट हो गए, राइट। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके मजीद 3 एटम्स को तोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास फर्दर 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे, राइट। और याद रखिएगा कि हर एक यूरेनियम का एटम टूटने, न्यूक्लियस टूटने से कितनी एनर्जी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बजाते खुद तो मैग्नीट्यूड में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि पहले एक न्यूट्रॉन जो है वो जाके एक न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर वो एक न्यूक्लियस 3 को तोड़ेगा, फिर वो जो उसे एक न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो आगे जाके 3 मजीद न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर हर एक से 3 निकलेंगे, फिर वो हर एक मजीद न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। इसका मतलब है कि पहले 3 निकले, फिर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 27 निकलेंगे, फिर 81 निकलेंगे, स्टैटिस्टिकली हम अगर बात कर रहे हैं तो। सो इसका मतलब ये है कि वो जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले 1 होगा, फिर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, फिर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 9 होगा। सो इन दिस केस वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड चेन रिएक्शन, कि एक जो है वो चेन बनती जाती है हमारे पास फिशन प्रोसेस की। अब ये जो चेन रिएक्शन होता है, फिशन चेन रिएक्शन जो होता है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए मैस की वो मिनिमम अमाउंट जो जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मैस। जो क्रिटिकल मैस है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा कि मिनिमम मैस ऑफ यूरेनियम सिस्टम और एनी अदर सिस्टम फॉर विच चेन रिएक्शन इज पॉसिबल इज कॉल्ड द क्रिटिकल मैस। और यूरेनियम 235 के लिए क्रिटिकल मैस की तादाद क्या होती है जी, 10 kg होती है, राइट। सो अब देखिए ये जो चेन रिएक्शन होता है, फिशन चेन रिएक्शन, ये 2 तरीकों के हो सकते हैं। ये फिशन चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल भी हो सकते हैं, और ये फिशन चेन रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल भी हो सकते हैं। सो अगर फिशन चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लेंगे, देन दिस इज द बेसिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। As a result of controlled fission chain reaction, what we can do, we can make a nuclear reactor and we can create electricity out of it. और अगर हमारा fission chain reaction uncontrolled होगा तो उसकी बिहार पर जो है we can make an atomic bomb and which can cause real destruction in the world. So देखिए प्रोसेस एक ही है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो वो आपके फायदे के लिए है, और अगर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे तो इसका मतलब है कि डिजास्टर है, चाहे आपके लिए ना हो किसी और के लिए, इवेंचुअली पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर होता है। सो लास्ट में कुछ छोटा सा कंपैरिजन है between the controlled chain reaction and uncontrolled chain reaction. So if you look at the controlled chain reaction, सो जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है वो फिर हम आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं, और अनकंट्रोल में हम कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज नहीं करते, बिकॉज वैसे तो बताते खुद ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही है ना। सो इसमें जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है इसमें ऑल न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को हम आगे जाने देते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है जी, मोर देन 1 न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इनटू द रिएक्शन अनकंट्रोल में। सो ये स्लो रिएक्शन होता है, ये फास्ट रिएक्शन होता है, और ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है के, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने कंज्यूम हो रहे हैं वो बराबर होते हैं। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन फैक्टर के ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे हैं और कंज्यूम कम हो रहे हैं। सो एनर्जी लाइब्रेटेड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन एक्सप्लोसिव एनर्जी, जबकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लाइब्रेटेड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन।
मैंने बताया ना कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएं 1 से पहले करें, फिर 3 से, फिर 9 से, फिर 27 से, सो इट विल कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और लास्ट में कि चेन रिएक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है जी, ये है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। बहुत सारी बात है, एटॉमिक बॉम्ब जो है इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, फॉर द फिशन ऑफ द हैवी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज मोर इफेक्टिव देन द प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, बिकॉज देखें फिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक ऐसा प्रोजेक्टाइल चाहिए जो न्यूक्लियस के करीब चली जाए, और प्रोटॉन तो जा नहीं सकता बिकॉज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होती है। अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा ना आपने, उसमें भी तो आपने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था ना न्यूक्लियस पे, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब पहुंचेगा, न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ द पार्टिकल्स, न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो न्यूट्रॉन क्योंकि अनचार्ज है, लिहाजा न्यूट्रॉन को ऊपर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, सो दैट इज व्हाई न्यूट्रॉन कैन रीच क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। ये जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था तो उसकी वजह भी यही थी ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस बराबर था। आपने पढ़ा हुआ न्यूक्लियर फिशन से ऊपर जस्ट एक टॉपिक दिया हुआ इसमें। सो जब एक जो है वो फास्ट पैराफिन से एक प्रोटॉन आया न्यूक्लियस में, उसने न्यूट्रॉन को नॉकआउट कर दिया और खुद की जगह, बिकॉज दोनों का मैस बराबर है। याद रखिए जब भी प्रोटॉन और हाइड्रोजन यानी कि याद रखिएगा जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, दे कैन इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज बिकॉज दे हैव द सेम मास। सो न्यूट्रॉन इज अनचार्ज, सो दैट इज व्हाई वी यूज न्यूट्रॉन एज अ फिशन प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा एनर्जी रिलीज कोएफिशिएंट ऑफ यूरेनियम 235 इज नियरली अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इन द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 स्लो न्यूट्रॉन इज अब्सॉर्ब्ड बाय 235, द प्रोडक्ट्स इन द प्रोसेस आर नॉट सेम ऑलवेज, देयर एटॉमिक नंबर वेरीज फ्रॉम 34 टू 58, अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज पर फिशन, द प्रोडक्ट आर ऑलवेज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। सो इसमें जो चौथी बात है वो सही नहीं, बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोडक्ट्स नहीं होती। हाँ ये भी सही है, स्लो में भी न्यूट्रॉन को 235 अब्सॉर्ब कर लेता है, ये भी सही है, और जो मैस नंबर है वो वेरी भी करता है, ये भी सही। तो सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फिशन ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। तो फिशन इसलिए होती है बिकॉज वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है डिक्रीज करती है विद द मैस नंबर एट हाई मैस नंबर। ये देख लें आपके हाई, अभी हमने वो जो ग्राफ बनाया था, ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया था, उसमें क्या कहा था कि हाई मैस नंबर पे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टेंड्स टू डिक्रीज, सो दैट इज व्हाई फिशन ऑफ दीज हैवी न्यूक्लियस इज ईजियर टू अचीव, राइट। सो जो डे स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस है ये हमारे बेनिफिट के लिए इतना इस्तेमाल हो सकता है कि हम कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन के थ्रू हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो एक और न्यूक्लियर रिएक्शन है जो इसके बिल्कुल उलट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने बाइंडिंग एनर्जी कर पड़ी थी, हैवी न्यूक्लियस जो पहले यहाँ थे वो तो फिशन के थ्रू या नेचुरल रेडिएटिविटी के थ्रू मिडिल साइज न्यूक्लियर में आ गए, लेकिन देखिए कि ड्यूट्रियम यहाँ पड़ा हुआ है और दिस इज द हीलियम, राइट। और आप देख सकते हैं कि अगर हम एक ये रिएक्शन लिखें विच इज वन टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है जी, 2He4। सो देखिए 2He4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और एक्सिस पे क्या है, मैस नंबर है। तो अब आप देखिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हीलियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्यूट्रियम, सो इट मींस कि दिस द प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। फिशन रिएक्शन में क्या था कि एक रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियाई मिडिल साइज न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया था, और फ्यूजन रिएक्शन में क्या है कि टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई, रिलेटिवली बिगर न्यूक्लियाई। सो दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन फॉर यू। उलट है जी फिशन रिएक्शन का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फिशन रिएक्शन है उसमें एक न्यूक्लियस के टूटने से लगभग जो एनर्जी रिलीज होती थी वो रिलीज होती थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो अगर उस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड करते थे तो फिर वो 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन एनर्जी रिलीज होती थी। ये इन फिशन था, इन फिशन दिस मच ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज रिलीज्ड, राइट। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो अराउंड अबाउट 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ फ्यूजन जो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन है वो कितनी आएगी जी, 24 ओवर हीलियम जो प्रोडक्ट है उसके कितने जो है वो न्यूक्लियॉन है 4, तो ये आ जाएगा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। सो ओवरऑल देखिए द एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन प्रोसेस इज मोर एज कंपेयर टू द फ्यूजन प्रोसेस, बट द एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर इन फ्यूजन एज कंपेयर टू द फिशन प्रोसेस। So what is nuclear fusion? In nuclear fusion, two or more than two lighter nuclei combine to form a single heavy nuclei. और understood है कि ये जो single heavy nucleus है, it will be more stable as compared to these reactants, right? So the mass of the single nucleus so formed is less than the sum of its masses of the parent nuclei. इनका मैस अगर 4 किलो है तो इसका 3.5 होगा, और जो 0.5 होगा ना वही तो एनर्जी बनी है, राइट। सो दिस डिफरेंस इन मैस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको हम फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ड्यूट्रियम मिलकर ट्रिटियम बना देगा और प्रोटॉन बना देगा, साथ ही एनर्जी निकलेगी। इसके अलावा ट्रिटियम और ड्यूट्रियम मिलकर हीलियम बना देगा तो ये एनर्जी निकलेगी। अगर ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम मिलकर हीलियम बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज है वो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लुक एट दिस थिंग्स, फॉर फ्यूजन हाई प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 6 atm एंड हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 7 केल्विन और इवन 8 केल्विन इज रिक्वायर्ड। और उसकी वजह क्या होती है, फ्यूजन रिएक्शन में आपने ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम को मिलाकर करीब लाना है, इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लाना है, तो तब उन्होंने आपस में फ्यूज टुगेदर होकर हीलियम बनाना है। आप जानते हैं कि ड्यूट्रियम पे जो है वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन, सो जब ये आपस में करीब आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए व्हाट वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन, और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी इतने हाई टेम्परेचर पर ही जो है वो वाक़ हो सकती है। सो इसलिए अगर हम आर्टिफिशियली जो है वो फ्यूजन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक एटॉमिक ब्लास्ट, और एटॉमिक ब्लास्ट जब होगा तो उसके नतीजे में जो हीट मोमेंटरली पैदा होगी वो इस रेंज में टेम्परेचर को क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज नेचुरली जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो जो है वो सन के सरफेस पर होता है, बिकॉज आपको पता है कि सन के टेम्परेचर इज दैट मच ऑफ हाई कि वहां पर दे कैन गेट इजीली द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी दैट कैन कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, राइट। सो आर्टिफिशियली तो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करके करवा सकते हैं। अब इसका मतलब समझें, देखें जो फ्यूजन रिएक्शन है उसकी बेस पर बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब।
इट मींस कि अगर आपने एक हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट करवाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे और उसके नतीजे में मोमेंटरली वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट कैन क्रिएट दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ टेंपरेचर जो कि बाद में फ्यूजन रिएक्शन को रियलाइज कर सकता है। अदरवाइज नेचुरली सन की सरफेस पर, सन की सतह पर जो है ये फ्यूजन रिएक्शन होता है। दैट इज व्हाई वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा ये देख लीजिए। फ्यूजन एनर्जी इज लेसर देन फिशन एनर्जी। फिशन ऑफ वन यूरेनियम एटम रिलीजेस अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बट द फ्यूजन ऑफ द ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम रिलीज 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सो हाउएवर द एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इन फिशन इज अबाउट 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द फ्यूजन इज, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉर द सेम मास ऑफ द फ्यूल द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन इज मच लार्जर देन इन द फिशन। तो वन के अगर वन एक एटम की बात करेंगे तो फिर फ्यूजन एनर्जी कम है, लेकिन ओवरऑल फ्यूजन एनर्जी बिकॉज ऑफ दी, अगर हम 1 किलो जो है वो यूरेनियम ले लें और 1 किलो इधर से फ्यूजन रिएक्शन के लिए फ्यूल ले लें तो जो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो फ्यूजन रिएक्शन होगा। एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको पढ़ भी देता हूं। देखिए न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू फॉर्म 2 लाइटर न्यूक्लियाई। तो जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स अ चेन रिएक्शन। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो चेन रिएक्शन है वो फिशन रिएक्शन में होता है, फ्यूजन में नहीं होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट जो है वो बहुत हुए स्टीफन हॉकिंग, तो उनका कहना था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि इफ आई कैन कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, सो वी हैव कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन वी कैन मेक न्यूक्लियर रिएक्टर, बट वी डोंट हैव कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, राइट। सो द हैवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई आर हीटेड टू एन एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर और फिर वो आपस में जो है वो फ्यूज होते हैं, कोई पार्टिकल पे बम्बार्ड नहीं किया जाता। सो वी हैव प्रॉपर मैकेनिज्म टू कंट्रोल फिशन एनर्जी रिएक्शन। हम फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव एनी प्रॉपर मैकेनिज्म। तो डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट है इज नॉट इन्वॉल्व। तो इसमें जो है वो लाइक हाइड्रोजन जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में यूनिवर्स में मौजूद है और यही इसका फ्यूल होती है। सो रॉ मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल एंड इज कॉस्टली। रॉ मटेरियल इज कंपैरेटिवली चीप एंड इजीली, हाइड्रोजन या मतलब ड्यूटेरियम वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। सो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन की। In a fusion process, a proton and a neutron combine to give a deuterium nucleus. If Mn and Mp be the masses of the neutron and proton respectively, so the mass of the deuterium nucleus will be. So जो बनेगा उसका mass कम होगा. That is why वो जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी जो कि इनको फ्यूज करने के लिए जरूरी होती है। देखें फ्यूजन रिएक्शन अगर टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन, अभी हमने डिस्कस भी किया था। द मेन सोर्स ऑफ सन एनर्जी क्या है जी, सन पे फ्यूजन रिएक्शन होता है, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिलकर जो है वो हीलियम बनाते हैं और फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अलावा देखिए फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेंपरेचर बिकॉज न्यूक्लियर ब्रेक अप एट हाई टेंपरेचर, वो तो लो टेंपरेचर भी ब्रेक हो सकते हैं। एटम्स गेट आयोनाइज्ड एट हाई टेंपरेचर, वो तो डिपेंड करता है कि उनके नीचे पे लो पे भी हो सकते हैं। हाँ ये सही है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाईली एनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। सो चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक जो आपका लेक्चर नंबर 3 में है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इसमें अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसमें से जो डेफिनेशन है उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट काम इसमें यही है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 तरह के हैं, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। तो जो फोटॉन्स एंड लेप्टॉन्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, आप इनको डिवाइड नहीं करते। जो हेड्रॉन्स हैं फिर वो फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनते हैं। फोटॉन कैसे बनेगा कि अगर आप एक पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल को मिला दें तो फिर वो फोटॉन बन जाएगा। लेप्टॉन्स दीज आर दोज पार्टिकल दैट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रिनोज आ जाते हैं, म्यूऑन्स आ जाते हैं। देन वी हैव हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और हेड्रॉन्स को फिर फर्दर आप डिवाइड करते हैं बैरियॉन्स और मीसॉन्स में। जो बैरियॉन्स हैं इनका मास इक्वल और ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है और दे कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बैरियॉन कहेंगे, राइट। और जो मीसॉन्स हैं हैविंग द मास लेस देन द प्रोटॉन, और उनके पास 2 ही क्वार्क्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्वार्क्स जिनको आप एंटी क्वार्क और क्वार्क बोलते हैं, राइट। क्वार्क्स की टाइप्स के मतलब एक टेबल बना हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा लास्ट पेज पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वार्क्स कुछ क्वेश्चन देखिएगा। क्वार्क्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल स्ट्रांगली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। बीटा ऑप्शन, अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क्स मेक अ मीसॉन, अभी हमने बात भी की थी। 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क्स विल मेक अ न्यूट्रॉन। 2 डाउन क्वार्क्स पर चार्ज कितना होता है, एक डाउन क्वार्क पर -1/3, तो ए और अप क्वार्क पर कितना जाएगा +2/3, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -1/3 -1/3 +2/3, तो वो क्या हो जाएगा 0। दैट इज व्हाई न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। द क्वार्क कंटेंट ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा जी, 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क होते हैं उन पर चार्ज कितना होता है +2/3, सो +2/3 +2/3, और एक डाउन क्वार्क को कितना होगा -1/3, तो इस तरह से जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा +1 ई आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट दैट इज द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर। आपका जो सिलेबस कवरेज का पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ, और एट द एंड ऑफ दिस लास्ट लेक्चर आई वुड लाइक टू टिप यू समथिंग वेरी स्पेशल। एक बात याद रखिएगा, जितना मेहनत से आप अपने लेक्चर नोट्स को नीट कर लेंगे बिफोर द क्रैश टेस्ट बीइंग स्टार्ट, वेरी नियरली क्रैश टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने जो मैंने लेक्चर आपको दिए अगर आप इनको नीट करके इस तरीके से लिखते हैं कि आपके पेज की मिनिमम स्पेस को घेरेंगे, जिसको आप शॉर्ट लेक्चर नोट्स भी बोलते हैं। पहले आप इसके डिटेल लेक्चर नोट्स बनाएं और फिर शॉर्ट लेक्चर नोट्स बनाएं। जो आपने डिटेल लेक्चर नोट्स बनाने हैं उसमें जो भी मैंने आपको लेक्चर दिया उसके लेक्चर नोट बनाएं। जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद जो अगला पेज होगा उस पर उस टॉपिक में आपने जितने भी शॉर्टकट सीखे, जितने भी फार्मूला सीखे, उनकी एक लिस्ट बनाइए, राइट। और फिर उस तमाम लेक्चर को कंपेयर कीजिए बुक से कि आया वो वाले टॉपिक वही जो बुक में लिखे हुए हैं, ऐसी कोई लाइन तो नहीं रहेगी जो बुक में इंपॉर्टेंट लिखी हुई और आपने लिखी। जितनी मेहनत आप अपने लेक्चर नोट्स पे कर लेंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्रैश टेस्ट, उतना ही आसान रहेगा आपके लिए क्रैश टेस्ट को भी अच्छे तरीके से जो है वो करना, और उसके बाद जो FLPs आएंगे उनके लिए भी। सो ड्यूरिंग द सिलेबस कवरेज मैंने कोशिश की कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक है उनको मैं आपको थ्रू क्वेश्चंस को जो है उनको डिस्कस करवाऊं। नाउ इट्स अप टू यू कि हाउ स्ट्रांगली यू ग्रैब दिस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप अपने लेक्चर को नीट करेंगे और तमाम पॉइंट्स कोशिश करेंगे कि लेक्चर में आप लिख लें, ताकि जब आपको फिजिक्स की खास तौर पर टेस्ट की रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप जस्ट वो लेक्चर रिवाइज करें और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। जाहिर बात है MCQs की प्रैक्टिस तो आपको इसके अलावा करनी पड़ेगी। सो अंटिल द नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ P13 इट्स अल्लाह हाफिज़।